नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांशी और आप सभी का स्वागत है मैटनी शो के भारत टॉकीज में, जहां हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा के बारे में। हमारे पिछले एपिसोड्स में हमने मराठी, तेलुगु और पंजाबी सिनेमा के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे बंगाली सिनेमा के बारे में और आज हमारे खास मेहमान हैं चंदन रॉय सान्याल जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका चंदन जी। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू। तो चंदन जी, सबसे पहले आप कैसे हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं जी। मैं सही हूँ, अभी घर पे ही हूँ और सही है। अभी तक स्वास्थ्य सही बना हुआ है, हेल्थ इज फाइन। आई थिंक दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, स्वास्थ्य बना रहे। तो मोस्टली घर पे ही हूँ, खाना पका रहा हूँ, सफाई कर रहा हूँ, यही सब कर रहा हूँ जी। चंदन जी के बारे में हम बताना चाहेंगे। चंदन जी को हमने रंग दे बसंती में देखा, बटुकेश्वर दत्त के रोल से इन्हें याद किया जाता है, और फिर कमीने में, और 2019 में भी जबरिया जोड़ी फिल्म आई, और अब आ रही है इनकी बंगाली फिल्म। चंदन जी, आप ही उसका नाम ले लीजिए तो ज्यादा बेहतर होगा। जी जी जी, वो बांग्ला में उसका उच्चारण है रॉक्ते रहस्य। तो रॉक्तुर मतलब अगर रॉक्तो आपका हो गया खून, रक्त, खून का रहस्य, तो ये है फिल्म का शीर्षक, टाइटल। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं कि रॉक्तो रहस्यो 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है आपकी फिल्म। क्या आकर्षण रहा, क्यों जुड़े रॉक्तो रहस्यो से? आप कुछ बताना चाहेंगे इस फिल्म के बारे में? हम स्टार्ट यहीं से करते हैं, क्योंकि बंगाली सिनेमा के बारे में बात करें तो। हाँ जी। इसमें क्या था कि जो इस फिल्म के जो निर्देशक हैं, उनका नाम है, अब मैं कैसे बंगला में आपको बोलूंगा, आप वो हो जाएगा। उनका नाम एक्चुअली है सौकर्य। हिंदी में करेंगे तो सौकर्य, और बांग्ला में बोलेंगे तो शौकर्य। सर, आप बांग्ला में मैं बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो शौकर्य घोषाल उनका नाम है और वो फिल्म के निर्देशक हैं। उन्होंने इससे पहले एक फिल्म बनाई थी, रेनबो जेली, जो बच्चों की फिल्म थी, और बहुत लोगों ने खूब सराहा था उस फिल्म को। बहुत अच्छे उसके लोगों का रिस्पांस था। फिर फिल्म की हमारी जो मेन अभिनेत्री हैं, जो इसकी जो उनका नाम है कोयल मलिक, जो वहाँ की बहुत ही विख्यात, बहुत ही मशहूर अभिनेत्री हैं। उनके पिताजी रंजीत मलिक बंगला फिल्म के बहुत दिग्गज कलाकार रहे हैं एक समय में, अर्ली 70s, 80s, 90s में। तो ये दो थे। फिर कहानी थी, फिल्म के जो प्रोड्यूसर हैं सुरेंद्र फिल्म, वो भी बंगला में काफी सालों से वो लोग फिल्म में टेलीविजन सीरियल्स बना रहे हैं। वहाँ का बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है जो बहुत अच्छा और बेहतरीन काम कर रहे हैं काफी सालों से। तो ये सारे जो जितने मिलके जो मामला जम रहा था, मुझे लगा ये फिल्म तो है, स्क्रिप्ट भी अच्छा है, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, एक्ट्रेस कोयल हैं, सुरेंद्र फिल्म है, और मेरे जो दूसरे सह कलाकार हैं बासुक दत्ता चैटर्जी और ऋतु ब्रोतो, सब अच्छे, एक अच्छा सा यूनिट था। तो फिर मैंने कहा कि इसको किया जाए। और क्योंकि मैं बंगाली हूँ, मैं एक्चुअली, वैसे तो मैं हिंदी फिल्मों में सक्रिय रहता हूँ, हिंदी फिल्म अभी मैं शोज जो हैं, लेकिन साल में मैं एक समय निकाल के एक फिल्म कर लेता हूँ, लाइक छुट्टियों की तरह, वेकेशन हो जाता है मेरा। जनरली मैं नवंबर या दिसंबर में ये एक फिल्म मैं कर लेता हूँ बंगला में। तो ये भी एक कारण। तो ये 4 मुख्य कारण थे ये फिल्म करने के मेरे। चंदन जी, फिल्म के कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? फिल्म की कहानी मैं ज्यादा आपको बता नहीं पाऊंगा। उसका कारण सबसे बड़ा ये है, ये एक्चुअली एक मर्डर मिस्ट्री है। ये जैसे एक नाम से ही हाँ, एक थोड़ा सा। खुफिया कहानी है, रहस्यमयी कहानी है। तो हाँ, इसको कहेंगे मतलब एक इमोशनल थ्रिलर है। तो एक तो पता नहीं मैं क्या बताऊंगा और क्या सरक जाएगा और लोग उसका क्लू मिल जाएगा, इसलिए मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा। लेकिन एक रहस्य से भरा एक कहानी है, एक अलग तरह का जॉनर है। और या ऐसा है, क्योंकि मेरा कैरेक्टर जो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग है और बहुत खुफिया कैरेक्टर है। तो मैं अगर कुछ बता दूंगा तो लोग पकड़ लेंगे मेरे को फिल्म में। आपसे जानना चाहेंगे कि अभी बंगाली सिनेमा किस दौर में है? मतलब मराठी और साउथ की सिनेमा से क्या चर्चा इसकी कम हो गई है, या मतलब आप क्या समझते हैं या क्या सोचते हैं इस विषय में?
जी, देखिए मैं दो तरह के फिल्म इंडस्ट्री में काम करने का मौका मिल रहा है मुझे। एक आपका हिंदी फिल्में हो गई, एक बांग्ला फिल्में हो गई, और देखता मैं सारी फिल्में हूँ। आपकी विदेशी फिल्में हैं, मलयाली फिल्में हैं, तमिल फिल्में हैं, तेलुगु फिल्में हैं, पंजाबी फिल्में हैं, भोजपुरी फिल्में हैं। तो देख के लगता है कि हर इंडस्ट्री में, रीजनल फिल्म्स में भी काफी एक नई लहर आई हुई है। सब एक अलग तरह की फिल्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जिसमें मुझे लगता है कि नंबर एक पायदान पे अगर देखा जाए तो मलयालम सिनेमा मुझे लगता है अभी इंडिया में सबसे आगे है, मलयालम सिनेमा। उसके साथ अगर मैं कंपेयर करूंगा एज ए दर्शक और बंगला फिल्मों का एक्टर होने के नाते, मुझे लगता है कि हम लोग थोड़ा पीछे हैं। मलयालम फिल्म में जो उनका उनका जो संगीत है, उनका जो चित्रपट है, जो उनका जो स्क्रीन प्ले है, उनके जो एक्टर्स हैं, उनकी कहानियां जो हैं, वो बहुत नई हैं। और कहने का अंदाज बड़ा ही अनोखा है मलयाली फिल्म में। तो मुझे लगता है बंगला सिनेमा एक ऐसे दौर से गुजर रहा है जहाँ पे थोड़ा सा हम लोग क्योंकि मैं बाहर क्योंकि मैं हिंदी फिल्मों में ज्यादा काम करता हूँ, तो मेरा एक आउटसाइडर पर्सपेक्टिव भी है। क्योंकि मैं वहां रहता नहीं हूँ, उनकी फिल्मों में मैं लगातार काम नहीं करता हूँ। मैंने आज तक 5 या 6 फिल्में ही की हैं बंगला में, चुनी हुई। तो बाहर से जब मैं देखता हूँ ईगल्स आई व्यू, तो मुझे लगता है कि बंगला फिल्मों को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ताकि वो दूसरे स्पेशली मलयाली फिल्म के साथ अगर आपको compete करना हो या स्पर्धा में आना हो, तो वो मुझे एक लग रहा है एक कहीं कमी है बंगला सिनेमा में। चंदन, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपकी कुछ फेवरेट बंगाली फिल्में जरूर रही होंगी, क्योंकि अभी आपने बताया आप तरह तरह की सिनेमा, तो हम पर्टिकुलरली क्योंकि बंगाली सिनेमा पे अभी फोकस कर रहे हैं और अभी रॉक तो रहस्यों में भी आप काम कर रहे हैं, तो आपकी कोई बंगाली फेवरेट बंगाली फिल्म जिसके बारे में आप बताना चाहें, एक से ज्यादा भी हो सकती हैं। और जी बिल्कुल। देखिए मैं जिस तरह से मैंने हिंदी फिल्मों को देखा है और जाना है और समझा है, उतना मैं बांग्ला फिल्मों को बचपन से, क्योंकि मैं दिल्ली में बड़ा हुआ हूँ, तो हमारे वहाँ पे बांग्ला फिल्में तब दिखाई जाती थी जब कोई दुर्गा पूजा होती थी, या काली पूजा में हमारे या जगन्नाथी पूजा, जो एक तरह का एक और पूजा होता है जगन्नाथी पूजा। उसमें मैंने जिस तरह की फिल्में देखी हैं और बाद में भी जो मैंने देखी हैं, तो अगर मैंने 10 फिल्में हिंदी फिल्म में देखी हुई, तो मैंने बांग्ला शायद 3 या 4 देखी होंगी इन टर्म्स ऑफ कंपैरिजन। बट जितनी फिल्में मैंने देखी हैं, सत्यजीत राय की फिल्में हैं, ऋत्विक घटक की फिल्में हैं, तपन सिन्हा की फिल्में हैं, बुद्धदेव दासगुप्ता की फिल्में हैं, जो वहाँ के सबसे बड़े, जो मतलब बांग्ला सिनेमा को जिनके नाम से जाना जाता है, जैसे सत्यजीत रे हो गया, ऋत्विक घटक हो गया, इनकी सारी फिल्में मैंने देख रखी है। उसके बाद मॉडर्न सिनेमा या बंगाली सिनेमा 90s की मैंने फिल्में कुछ ज्यादा देखी नहीं है, 2000 की फिल्में मैंने ज्यादा देखी नहीं है। कुछ कुछ फिल्में मैंने हाल फिलहाल देखी है, जो कुछ अच्छी फिल्में बनी हैं। लेकिन मेरी सबसे फेवरेट कुछ फिल्में, जैसे सत्यजीत राय की एक फिल्म है जौलसा घर। जौलसा घर, जिसको अगर इंग्लिश में आप बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे जलसा घर या द म्यूजिक रूम। फिर एक फिल्म है प्रतिद्वंदी, सत्यजीत राय की। फिर मृणाल सेन की कुछ फिल्में हैं, जैसे कैलकाटा 71 है, भुवन शोम है। फिर मेरी एक फेवरेट फिल्म है और उनने दिन रात्रि, सत्यजीत राय की। तो इनमें ये काफी फिल्में मैंने देखी हैं। उत्तरा देखी है बुद्धदेव दासगुप्ता की, जिनके साथ मैंने 2 फिल्में भी की हैं। एक रिलीज होने वाली है उड़ो जहाज, और एक फिल्म आई थी तोप। तो मेरी ये सारी फिल्में देख रखी है। अजांत्रिक है ऋत्विक घटक की, मेरी एक बहुत फेवरेट फिल्म है। सुवर्ण रेखा है, मेघे ढाका तारा है, और सारी फिल्में। बट मेरी जो सबसे फेवरेट फिल्म है, वो है एक फिल्म है कांचनजंगा और उनने दिन रात्रि। ये 2 फिल्में जो है ना सत्यजीत राय की, मुझे बहुत पसंद है। मतलब और उनने दिन रात्रि एक फिल्म है जिसमें 4-5 दोस्त जो हैं कलकत्ता के, अलग अलग क्या बोलेंगे, उसमें क्लास से बिलोंग करते हैं। कोई अपर क्लास है, कोई मिडिल क्लास है, किसी को नौकरी नहीं है, लेकिन है सब दोस्त, 3-4 दोस्त। और वो छुट्टियां मनाने कलकत्ता से बाहर जाते हैं वीकेंड पे, और उस वीकेंड पे कुछ कुछ चीजें उनके साथ होती है। इस फिल्म में एक्चुअली सिमी गरेवाल भी है, बाय द वे। तो ये फिल्म जो है, उसमें बहुत ही मजेदार फिल्म है, शर्मिला टैगोर, ये जिसमें इन दोस्तों की कहानी है शहर के बाहर, और एक कॉमेडी भी है, एक सीरियस सोशल स्टेटमेंट भी है, वगैरह वगैरह।
ये एक मेरी फिल्म बहुत पसंद है, और कांचनजंगा जिसका कैमरा वर्क मुझे बहुत पसंद है, जो दार्जिलिंग में शूट हुई थी। सॉरी, आपको मैंने लंबा जवाब दे दिया, बट क्योंकि इतनी सारी फिल्में हैं तो। एक्सपेक्टेड था क्योंकि बंगला सिनेमा के बारे में जितना भी अगर मैं पर्सनली कहूँ मैंने सुना है, तो उस हिसाब से बिल्कुल ये एक्सपेक्टेड था। अ, चंदन जी, आपने एक बात कही थी कि आपने हाल फिलहाल की एज सच 90s की नहीं देखी है बंगाली सिनेमा ज्यादातर। अ, अगर मैं पूछना चाहूँ कि कोई कंटेम्प्ररी फिल्म मेकर बंगाली सिनेमा का जो आपको लगता है कि बड़े उम्दा काम कर रहे हैं, जो आप अगर हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि आपका कोई ऐसा कंटेम्प्ररी फिल्म मेकर जो आपका बेहद पसंदीदा है, तो बांग्ला सिनेमा में एक फिल्म मेकर है, रॉनी सेन करके, जिन्होंने अभी एक फिल्म बनाई थी कैट स्टिक्स, जिसमें काफी बड़े बड़े फिल्म फेस्टिवल में खूब नाम कमाया। उसकी पहली फिल्म है रॉनी की, मेरा अच्छा दोस्त भी है। रॉनी एक आई थिंक एक फिल्म मेकर है जो अच्छा काम उसने किया है, अपनी पहली फिल्म से उसने दिखाया है, और आगे भी कुछ ऐसी चीजें लिख रहा है, क्योंकि मुझसे वो शेयर करते रहता है जो शायद मजेदार फिल्में वो बनाएगा। और एक मेरे बहुत मनपसंद डायरेक्टर है, इनके साथ मैं काम भी कर चुका हूँ, उनका नाम है अनिरुद्ध रॉय चौधरी, जिन्होंने पिंक बनाई थी। उन्होंने काफी दो बंगला अच्छी फिल्में बनाई। एक फिल्म मैंने उनके साथ की है, अपराजिता तुम्हें, अनुराधन, अंतहीन। वो एक फिल्म मेकर हैं जो काफी मुझे लगता है मजेदार फिल्में, बंगला फिल्में बनाते हैं वो। तो ये दोनों फिल्म मेकर मुझे अभी लगता है कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। सभी करते हैं, लेकिन क्योंकि इन दोनों को मैं जानता हूँ, मैं बहुत क्लोजली फॉलो करता हूँ, तो इसलिए। ओके। चंदन, आप पर आते हैं, आपकी हिंदी फिल्मों की बात करते हैं। एक कैरेक्टर है जो बड़ा चर्चा में रहा, कमीने का जो कैरेक्टर मिखाइल है, तो जी, उस कैरेक्टर के उस रोल के बारे में जानना चाहेंगे कि कोई किस्सा हो उससे जुड़ा, कैसे आपने अप्रोच किया, या वो जो पागलपन उस कैरेक्टर में दिखाई, या जो भी आप अगर उस बारे में कुछ बताना चाहें उससे। जैसे आपने किया जो ये आपने जो किया एग्जैक्टली वही उसका रिदम था। अभी बहुत रिसेंट एक फिल्म आई, रात बाकी है। हनी त्रेहान उसके निर्देशक हैं। हनी त्रेहान बहुत सालों से विशाल जी के साथ काम करते रहे हैं। पहले उनकी फिल्मों में कास्टिंग करते थे, फिर उनके एसोसिएट डायरेक्टर बने, और फिर बाद में उन्होंने डेथ इन द गन्स प्रोड्यूस की, और फिर अभी उन्होंने अपनी पहली फिल्म बनाई। तो हनी, उनको मैं हनी पाजी बोलता हूँ। तो हनी जो है, हनी पाजी इस फिल्म में कास्टिंग कर रहे थे। ओमकारा में उन्होंने कास्टिंग की थी, और फिर कमीने में वो कास्टिंग कर रहे थे, विशाल जी के इन हाउस कास्टिंग डायरेक्टर थे वो। तो हनी उनका क्या है, बहुत इंटरेस्टिंग काम। अगर आपने ओमकारा देखी हो तो बहुत ही नए नए चेहरे उसमें आपको दिखने मिलेंगे। जैसे दीपक डोबरियाल था, और काफी ऐसे ऐसे चेहरे थे जो बड़े इंटरेस्टिंग फेसेस थे उस एक गांव की परिप्रेक्ष्य में, पृष्ठभूमि में बनी कहानी में। तो कमीने की जब कास्टिंग हो रही थी, तो उस दौरान मैं ये 2008 की बात है, मैं तब खूब दबा के मैं नाटक कर रहा था। उस टाइम पे मैं थिएटर एक्टर हूँ था, मतलब हूँ, था तो नहीं, हूँ ही। तो उस जमाने में मैं बहुत बढ़िया उम्दा थिएटर कर रहा था। मतलब मेरा बहुत चारों तरफ काफी नाम हो रहा था कि एक लड़का है जो अच्छा नाटक कर रहा है और बहुत मजेदार काम कर रहा है स्टेज पर। तो उससे मुझे थोड़ा सा मुझे एक प्रसिद्धि मिली थी, क्योंकि उस दौरान मैं एक ब्रिटिश डायरेक्टर से उनके साथ काम कर रहा था। उनका नाम है टिम सपल, जो मेरे गुरु भी हैं। उनके साथ मैं बहुत मजेदार काम कर रहा था, शेक्सपियर मिडसमर नाइट्स ड्रीम कर रहा था। तो मैं दुनिया के हर एक कोने में जा जाके उस नाटक के शोज कर रहा था। तो मेरा काफी नाम हो गया था बॉम्बे में कि ये लड़का है बॉम्बे थिएटर का जो कर रहा है। तो वो हनी ने मुझे बुलाया कि एक फिल्म हम बना रहे हैं विशाल भारद्वाज की, और हम चाहते हैं कि आप उसमें एक स्क्रीन दें। तो मैंने उससे पहले ओमकारा देखी थी, और ओमकारा मेरी बहुत ही फेवरेट फिल्म है। और विशाल भारद्वाज जिन्होंने मकबूल बनाई है, और मकड़ी, और फिर उससे पहले बना चुके थे, तो मैं तो उनका बहुत बड़ा फैन था, हूँ, रहूंगा। तो विशाल जी की फिल्म उन्होंने बोला, तो मैंने अच्छा। तो बोला हाँ, एक फिल्म है, उसमें एक रोल है, और वो मैं चाहता हूँ कि तुम उसका स्क्रीन टेस्ट करो। तो मैंने बोला सर रोल क्या है? बोला एक पागल घोड़ा नहीं होता, पागल घोड़ा,
बोला हाँ, मतलब ऐसा रोल है, पागल घोड़ा है वो। मैंने पागला घोड़ा है क्या, मतलब बोला हाँ वो, मैंने कोई दोस्त वोस्त का तो रोल नहीं है ना, मतलब हीरो का दोस्त वो तो नहीं बनूंगा ना मैं। ये जनरली थिएटर एक्टर को फिल्मों में हीरो का दोस्त या भतीजा या कजन ऐसे बना, बोले तुम पागल हो क्या, विशाल भारद्वाज की फिल्म में कोई दोस्त वोस्त नहीं होता है। विशाल भारद्वाज की फिल्म में तुम देखोगे तो सारे चरित्रों को सम्मान मिलता है, और जो मतलब ये बात तो आप सही कह रहे हैं, मतलब बताइए कब आना है। तो फिर मैं गया, मैंने स्क्रीन टेस्ट किया, और फिर मैं, कहानी लंबी है यहाँ ये, नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके। चलेगा ना, हाँ। मैं थोड़ा घुमा फिरा के बात करना करता हूँ। तो मैं गया स्क्रीन टेस्ट देने, और दोपहर का वक्त था, विशाल जी का स्टूडियो था, उनका स्टूडियो पुराना म्यूजिक स्टूडियो अभी भी है उनका, वहां पे मुझे बुलाया। मैं पहले विशाल भारद्वाज के स्टूडियो गया तो वहां देखा मकबूल के पोस्टर और मकड़ी और नेशनल अवार्ड और ये सब लगे हुए हैं, गुलजार के साथ फोटो। वैसे ही थोड़ा सा पका गया कि भाई ये तो फिल्मी दुनिया में आ गया हूँ मैं, तो थिएटर से एकदम सीधा। रंग दे बसंती में क्या है कि रंग दे बसंती जो मेरी फिल्म थी उसमें मेरा कुछ कंट्रीब्यूशन था नहीं, मैं उसमें उस समय 21 साल का था, और मैं मतलब दिल्ली से बॉम्बे आया ही था, मैं नाटक करना शुरू ही किया था। मैं तो अच्छा एक्टर भी नहीं था तब, मतलब ठीक था, मतलब कुछ करने बोलता था मैं बहुत ज्यादा कर देता था, चिल्ला चिल्ला के बात करना और ऐसे बात करना, और ये देखिए मेरी तरफ, वो ये सब जो शुरू शुरू में नाटक के जो एक्टर्स होते हैं ना, वैसे वाली एक्टिंग करता था मैं। तो कमीने के टाइम जो मुझे वो ना, पहला मुझे लगता है मैं किसी फिल्म ऑफिस में इज्जत के साथ मुझे बुलाया गया था, जहाँ पे मैं गया था। तो मैं गया वहाँ पे, और फिर वहाँ हनी बैठे थे, उन्होंने उनके सिटिंग रूम जहाँ पे वो रिकॉर्ड करते हैं वहीं पर उन्होंने एक चेयर लगाया, बोला ये, बोला स्क्रिप्ट लिखी जा रही है, कैरेक्टर तैयार हो रहा है, लेकिन हम लोग तुमको ये सीन दे रहे हैं, तुम ये पढ़ लो और इम्प्रोवाइज करना। विशाल जी की इम्प्रोवाइजेशन बहुत पसंद है। मैंने ठीक है। तो फिर मैंने कुछ किया वहाँ पे, कुछ पागलपन वाला एक्टिंग किया, कुछ ये वो चीजें करी मैंने। तो उस टाइम मैंने आई थिंक करके मैं निकल गया वहां से, और फिर मेरा शो, मैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, मेरे शोज थे। फिर ऑस्ट्रेलिया चला, उस टाइम में मेरा फोन नहीं था, 2008 9 10 में मेरे पास सिर्फ ईमेल होता था। तो उस टाइम तो मोबाइल फोन में वो मल्टीमीडिया वो था नहीं, मैंने ब्लैकबेरी भी बाद बाद में लिया था। तो नॉर्मल नोकिया का फोन होता था, इसमें कार्ड डालो, आप मम्मी पापा को फोन करो और रख दो, ऐसा वाला था। ये टेक्स्ट मैसेज कर लिया आपने कि मैं इधर आ रहा हूँ। सो मैं चला गया और मैं गायब हो गया, और ऑस्ट्रेलिया चला गया, फिर वहां से मैं न्यूजीलैंड चला गया, फिर मैं इटली में था। ये करते कराते मैं अमेरिका पहुंचा कुछ 2-3 महीने बाद। एक दिन रात को सैन फ्रांसिस्को में मैं एक पार्टी में था, हमारा शो ओपन हुआ था सैन फ्रांसिस्को में, बहुत बड़ा थिएटर है वहाँ का, गेरी थिएटर करके। तो गेरी थिएटर में हमारा शो ओपन हुआ, मैं बहुत खुश था, और मैंने वहाँ पार्टी करी, और मैं नशे में झूमता हुआ सड़क पे घूम रहा था। और वो आपका फोन वहाँ पे क्या होता है कि कॉलिंग कार्ड स्क्रैच करके आप वो डाल के आप, मतलब पीसीओ से मैंने फोन किया था। तो मैंने वही, उनका नंबर था मेरे पास फोन पे, फोन तो बंद था, तो मैंने नंबर देखा और मैंने ऐसे टिक करके रात के 4 बजे फोन लगा दिया वहां से। और यहाँ पे तब बज रहे होंगे दोपहर के 2-2:30, लंच टाइम हो रहा होगा। मैं थोड़ा नशे में था, तो मैं हनी पाजी क्या हाल है वगैरह वगैरह, कैसे हैं आप, आपको याद आया मैं चंदन आपका ऑडिशन देने आया था। तो वो गुस्सा हो गए हनी जी, तो वो गालियां देने लगे, "अरे तुम कैसे इरेस्पॉन्सिबल एक्टर हो, तुमने ऑडिशन किया है, तुम मतलब तुम्हारा नंबर नहीं है, तुमको कोई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है।" मैंने क्या हो गया सर, तो बोला अरे तुम्हारा हो गया है, तुम्हारा ऑडिशन, तुम गायब हो। विशाल जब पूछते रहते हैं कि चंदन कहाँ है, उस एक्टर को ढूंढो, कहाँ है वो, ढूंढ के निकालो उसको। और मैं कहाँ से ढूंढूं, तुम्हारा अभी फोन आ गया तो अच्छा है, नहीं तो आज हम कल किसी और की कास्टिंग फाइनली कर ही देते, ये तुमको रोल जाने वाला था, तुम कहाँ हो। मैंने सर मैं तो अमेरिका में हूँ। और मैं बोला तुम ये रोल करना है तुमको, सर को ये लॉक हो गया तुम्हारा। मैंने है हाँ तुमको करना है। तो फिर मैं आया बॉम्बे, और 3 दिन बाद शूट था। मैं कनाडा में था, टोरंटो में, वहाँ पे उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट भेजी, मैंने वहीं से अपने कपड़े वपड़े सब मेजर वेजर करके उनको भेज दिया मेजरमेंट। फिर मैं सीधा आया, सुबह पहुंचा, बहुत खुश था मैं उस दिन, एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट दिन था मेरा, मुझे याद है वो कुछ
एंड ऑफ मई में आया 2008 को अमेरिका से, कनाडा से। मैं सीधा रात को उतरा, मैं अपने दोस्त के घर गया, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, और हम दोनों ने वहाँ पे, मैं बहुत खुश था कि यार सुबह विशाल जी से मिल रहा हूँ, मैं पहली फिल्म करूंगा विशाल भारद्वाज के साथ, डेब्यू फिल्म। तो हम लोग बहुत खुश थे, सुबह तक हम लोग बैठे रहे। फिर मैं ऑफिस गया, विशाल जी से मिला। मैं आपको इतना लंबा जवाब दे रहा हूँ क्योंकि बहुत एक्साइटिंग जिंदगी का मोड था मेरा ये। जी। और विशाल जी से मिला, उन्होंने मुझे गाना सुनाया ढन ढन ऑफिस में पहली बार। बोले ये तेरा गाना है, तुझे इस पर डांस करना है, डांस कर लेगा? हाँ सर कर लूंगा ना। तो चलो ठीक है। फिर मैं ऑफिस में रोज जाता था, दो दिन से, सुबह से लेकर शाम तक मैं ऑफिस में पड़ा रहता था। कभी कॉस्ट्यूम चेक हो रहा है, कभी ये हो रहा है, मैं वही खाना खा के, उनका जो सिंपल खाना बनता है ऑफिस में, दाल चावल गुड़ खा के वहीं चेयर पे थोड़ा पसर गया, दोपहर को सो लिया। फिर रेखा जी से खूब सारी बातें होती थी, और फिर सेट पे पहुंचा, कमीने का पहला घंटे में, रेस्ट इज हिस्ट्री। Okay, that was interesting definitely, and not जैसा आप कह अच्छा, रहे ये हैं। एक सवाल पे आपका इंटरव्यू पूरा खत्म हो गया। नहीं सर, हमारे पास और भी है सवाल। कैसे एडिट करेंगी आप इसको? अगला सवाल, आपने अभी बताया आपका बचपन दिल्ली में बीता, और पहले सवाल में बताया था, तो अपनी बचपन, टीनेज लाइफ और ये सिनेमा के प्रति जो झुकाव आपका रहा, क्या ये स्टार्टिंग से ही था, या फिर जब पढ़ाई के दौरान, आप दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जाकिर हुसैन कॉलेज से पढ़े हुए हैं, तो किस तरह से पूरा सिनेमा की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ, बेसिकली ये? देखिए, हमारे देश में ऐसी फिल्में सब देखते हैं, सबको फिल्मों का शौक है, और कहीं ना कहीं अगर आप किसी को पूछ लेंगे ना वो कि फिल्म में एक्टिंग करोगे, है क्या, कुछ रोल है क्या, मतलब मेरा स्कूल फ्रेंड भी कहीं ना कहीं घुमाते घुमाते पूछ ही लेता है कोई रोल है क्या, कुछ बताना, कर रहे हैं तो मैं भी कर दूंगा। तो एक्टिंग, सबको लगता है कि सब एक्टिंग कर सकते हैं देश में, और सबको फिल्मों से एक बहुत बड़ा लगाव होता है। तो मैं, एक्टिंग वाला मेरा कभी नहीं था, लेकिन मुझे फिल्में देखने का बहुत शौक था बचपन से। मेरी माँ, उनके 3 भाई थे, अभी तीनों नहीं रहे, मेरे बड़े मामा जी, मझले मामा जी और छोटे मामा जी। तो बड़े मामा जी मुझे किताबें पढ़ाते थे, उनके पास किताबों की दुकान थी, और मेरा रोज स्कूल के बाद काम होता था, मैं उनके बुक स्टोर में जाता था, और मैं लॉक 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 करता था, मतलब कौन क्या किताब किराए पे ले गया है, कहाँ से कौन आएगा, ये मेरा काम होता था। किताबों की दुनिया में मैं बड़ा हो रहा था, तो उन्होंने मुझे पढ़ने की आदत डाल दी, तो मैं किताबें बहुत पढ़ता था उस टाइम पे। और मेरे मजली मामा जी थे, वो फिल्में बहुत देखते थे वो। तो उनका सोमवार को छुट्टी होती थी उनकी कारखाने में, तो वो मुझे हर सोमवार को साइकिल पे बिठा के, लिबर्टी सिनेमा है रोहतक रोड पे, आप दिल्ली से वाकिफ हैं? जी 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 बिल्कुल। ओके, तो दिल्ली में रोहतक रोड पे लिबर्टी सिनेमा है, उस आपका उधर आपका रचना सिनेमा है, विवेक सिनेमा है, और नाज, और शीला, ओडियन, प्लाजा, और रिवोली, रीगल, ये हमारे करोल बाग के आसपास के मेन ये सारे थिएटर होते थे। मतलब मुझे याद है स्कूल बस से जब मैं आता था तो नाज सिनेमा में हम का पोस्टर लगा होता था, और इतने लोग वहां पे वो टिकट खरीदने के लिए खड़े होते थे। तो मैं वो देखता था कि आज फ्राइडे है, और ऐसे लोग। या शीला थिएटर में जब मैं खलनायक देखने गया था, तो मैं स्कूल में था, और इतने लोग, और एकदम बचपन में मैं अपने वही मामा जी के हाथ पर मुझे हीरो फिल्म दिखाने ले गए थे, मीनाक्षी शेषाद्री, जैकी श्रॉफ। विधाता देखी थी मैंने, जब मैं शायद 1-2 साल का मैं बोध में था, मैं विधाता देखने ले गए थे। तो मेरे फैमिली में ना लोगों को फिल्में देखने का बड़ा शौक था, फिल्म, म्यूजिक, बुक्स, नाटक, काफी कल्चरली, मतलब वो लोग, कोई मेरे फैमिली में था नहीं क्योंकि वो सपोर्ट, मतलब देखने का बड़ा शौक था। मेरे पिताजी खूब गाना सुनते थे बचपन से ही, जगजीत सिंह के नया एल्बम लेके आ गए, समवन समवेयर या डिजायर, और पंकज उदास, ये सब मेरा काम होता था, कैसेट पलटना रोज। और मम्मी बंगला फिल्में दिखाती थी, मामा जी हिंदी फिल्में दिखाते थे, बड़े मामा जी किताबें पढ़ाते थे, हैरी ट्रूमन और नेहरू, गांधी, ये सब पढ़ाते थे मुझे। और मेरे जो छोटे मामा जी थे मुझे म्यूजिक सुनाते थे, एबा, बॉनी एम, वो रिकॉर्ड प्लेयर पे। तो ये सब मुझे शौक था कल्चर का, मतलब, लेकिन कभी सोचा नहीं था कि फिल्मों में जाऊंगा। वो मेरा एक्चुअली क्या है, मैं स्कूल में नाटक करता था, दुर्गा पूजा में वो जो नाटिकाएं होती है जहाँ पे आपके जो अंकल वगैरह होते हैं हमारे बंगाली
पूजा एसोसिएशन में जो अंकल वगैरह होते हैं वही डायरेक्ट करते हैं, तो सबको एक एक रोल पकड़ा देते हैं। मतलब कभी मैं लड़की बना हूँ तो कभी लड़का बना हूँ, कभी बुढ़ा बना हूँ, तो कुछ उसका वो नहीं होता था। तो शौक था, लेकिन जब मैं कॉलेज पहुंचा जाके उसे, तो मुझे नाटक देखने का मौका मिला, सीरियस एमेच्योर थिएटर। जब मैंने देखा कि कुछ सीनियर्स थे मेरे कॉलेज में जो नाटक करते थे, और उनके थ्रू मैं कुछ लोगों से मिला जो हिंदू कॉलेज में थे, रामजस में थे, हंसराज में, LSR JMC में काफी बढ़िया नाटक वगैरह होता था, तो मैं उस सर्कल में घुस गया। दिल्ली थिएटर सर्कल, दिल्ली, या वो बहुत मजेदार टाइम मेरा गुजरा। जब मैं स्कूल से निकला था, 17, 18, 19 का जो मेरा वक्त था, मैं दिल्ली में मैं शाम को कॉलेज खत्म करके मैं या तो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी जाता था, वहाँ पे कुछ नए नए लगे होते थे कि आज हंगरी कल्चरल सेंटर में ये फिल्म दिखाई जा रही है, या वहाँ पे वो कोई क्रोएशियन ट्रूप आया हुआ है, वो वहाँ पे ये कॉन्सर्ट कर रहा है। तो दिल्ली में कल्चरली इन द 90s इट वाज अमेजिंग, जो मुझे लगता है बॉम्बे में भी नहीं है, कलकत्ता का मुझे पता नहीं, बॉम्बे में तो मैं रहा हूँ, लेकिन दिल्ली में जो कल्चरल जो इतने सारी चीजें शाम को करने को होती थी ना कॉलेज के बाद। आप ब्रिटिश काउंसिल चले जाओ, आप कोई सेमिनार हो रहा है या कुछ नाटक कोई डिस्कस कर रहा है, कोई राइटर आया हुआ है, आप ये सब मैं करने लग गया। फिर NSD मुझे पता चला यहाँ पे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है, वहाँ पे शाम को जाके वो चाय की दुकान पे जाके बैठने लग गया, लोगों को आर्टिस्ट को देखता था। वो कभी राजपाल यादव आ रहा है तो कभी निर्मल पांडे आ रहे हैं, मैं कॉलेज फर्स्ट ईयर में था और सब घूम रहे हैं। अरे यार ये तो कौन सी दुनिया है। फिर अभिमंच में टिकट होता था कुछ 10 रुपए का, स्टूडेंट्स कार्ड था मेरे पास, तो मैं 10 रुपए का टिकट लेके रोज शाम को एक नाटक दिखता था। श्री राम सेंटर जा रहा हूँ भागते हुए दूसरा नाटक देखने, तो नशा हो गया था मेरे को नाटकों का। मैं यार मुझे तो ये करना है, मतलब ये नहीं था कि मैं फिल्मों में जाऊंगा या शाहरुख खान या सलमान खान, वो मेरा उद्देश्य कभी भी नहीं था ना है। उनको मैं पसंद करता था कि एज एन एक्टर शाहरुख खान एज एन एक्टर मुझे पसंद है, लेकिन ऐसा कभी भी अभी भी नहीं सोचता कि मुझे बहुत बड़ा फिल्मी सितारा बनना है। मुझे एक्टिंग से और उस दुनिया से बड़ा प्यार हो गया, और मैं फिर देखने लग गया। फिर हैबिटेट वर्ल्ड जाता था कभी कभी, वहां पे मैंने वो नसीरुद्दीन शाह का प्ले आया था महावर मोदी कोतवाल के साथ, होल इन द हेड, वो देखा। फिर एक जर्मन प्ले आया था द इरेजिस्टिबल राइज ऑफ आर्थर हुई, वो बोनिल एंसेम्बल का प्ले था, खतरनाक प्रोडक्शन, मैं पागल हो गया। और तो ये करते करते ना मैं वो दलदल में फंसता चला गया नाटक के। अब तो मुझे लग रहा है कि अब मुझे लग रहा था कि अब तो मैं नहीं बच सकता। मैं अभी इसके पूरे उसमें आ चुका हूँ कि मतलब मैं दिन रात नाटक पढ़ रहा हूँ। फिर मुझे मौका मिला अभी साहब के साथ काम करने का, तो वो करते कराते ना ये पूरा जो दौर मुझे लगा सीखते, बचपन से एक था पढ़ने का शौक, देखने का शौक, फिर मैं उसको एक्सपीरियंस एज अ टीनेजर करने लगा। फिर मुझे नाटक करने का मौका मिला, मुझे प्ले राइट पढ़ने का मौका मिला। जब मैंने हबीब साहब के साथ नाटक वगैरह किए भोपाल में, जब मैं वापस आया तो मैं फिर एक 19 साल में मैं लगा कि मैं अब कुछ बन गया लाइफ में, अब मैं बदल गया हूँ। मैं वो चंदन रॉय सान्याल जो घर में बंगाली घर में पैदा हुआ था, अब मैं वो रहा नहीं, ये मेरा दूसरा जन्म है। और उसके बाद मैं फिर लोगों ने कहा, मैं जब नाटक करने लगा हिंदू कॉलेज रामजस कॉलेज में जाता था, तो लोग बोला यार चंदन आया बड़ा अच्छा एक्टर है, तो थोड़ा वो नाम कॉलेज में जो थोड़ा नाम होता है हल्का फुल्का, उससे मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला। मेरे दोस्तों ने कहा कि यार तू बहुत अच्छा एक्टर है। मैं हैमलेट पढ़ता था, मकबेथ ये सब थोड़ा पढ़ रहा था। बोला तुझे तो एक्टिंग करनी चाहिए बॉस। मैंने क्या बात कर रहा है, बंगाली, मेरे बाप के चाहता है कि मैं मैथमेटिक्स ऑनर्स खत्म करके IAS की तैयारी करूं या MBA करूं, और मैं एक्टिंग करूंगा तो मेरे को गोली मार देगा मेरा बाप। एंड देन आई फाइनली वन डे आई थॉट ओके दिस इज व्हाट आई वांट टू डू बिकॉज दिस इज व्हाट आई लव डूइंग, व्हिच इज एक्चुअली वेरी स्ट्रेंज इन आवर कंट्री। अगर आपको आप क्या चाहते हैं वो करने का अगर आपको समझ आ जाए ना बचपन में, मतलब बहुत जल्दी लाइफ में, तो आप बहुत खुश रहेंगे, यू नो। तो मुझे ये मैं बहुत लकी मानता हूँ कि मुझे एक्टिंग का जो चस्का लगा वो सही तरीके से लगा। मतलब ऐसा नहीं कि मैं फिल्में देख के एक्टर बनना चाहता था, नहीं, मैं साहित्य पढ़ के, म्यूजिक सुन के, अच्छी फिल्में देख के धीरे धीरे मैं हिंदी फिल्मों की तरफ जब बढ़ा। बॉम्बे आने के बाद मुझे हिंदी फिल्मों में काम करने का मौका मिला। मैं बॉम्बे इसलिए नहीं आया था कि मैं फिल्मों में स्ट्रगल करूंगा और मैं एक दिन ये बनूंगा या वो मैंने नहीं सोचा था। मैंने यहाँ पे आके नाटक करना है यार, आलेख पदम के साथ काम कर रहा था। ये मुझे लगता है मेरे साथ बहुत अच्छा हुआ कि मुझे बहुत जल्दी लाइफ में एक निर्वाण मिल गया कि बत्ती जल गई कि बहुत मुझे एक्टिंग करना है।
और बस यही करना है। अब उसके लिए ये नहीं कि मैं मर्सिडीज में बैठ के एक्टिंग करूं या साइकिल पे जाके एक्टिंग करूं, एक्टिंग तो एक्टिंग ही होती है। तो वो मेरा उस तरह से मैं एक्टिंग में आया। मैंने जो वो 3 साल दिल्ली में गुजारे, बचपन के शुरू के साल जब मेरे मामा जी फिल्में दिखाते थे, जब मैं शायद 4, 5, 6 साल का हूँ, जब मैं मिस्टर इंडिया देखा था, और वो 17, 18, 19 का जो दौर था, जब मैं दिल्ली में, जब मैं वो फ्रेंच एम्बेसी में फिल्में देखना, पार्क में बैठ के वो पर्दे पे, या अमेजिंग, फैंटास्टिक। आपको क्या लगता है कि आपके करियर का अभी तक का सबसे ज्यादा फुलफिलिंग रोल कौन सा रहा है? काफी सारे रोल हैं जो काफी चर्चा में रहे, लेकिन आप पर्सनल लेवल पर व्हाट अकॉर्डिंग टू यू जो सबसे आई फुलफिल? फुलफिल तो मेरा अभी तक कोई भी रोल नहीं रहा है, मैं किसी रोल का अभी तक फुलफिल तो हुआ नहीं है। और द अदर वे टू लुक एट इट इज दैट कई बार आप एक रोल को बहुत इंपॉर्टेंस दे देते हो और आपको लगता है बॉस ये तो जनता खा जाएगी ये रोल, है ना। ऐसा कोई एक्टर सोचता है कि ये जो मेरा स्क्रिप्ट पढ़ता है वाला बॉस, ये रोल है, अब देखना तो मैं क्या करता हूँ। तो मेरे को आज तक कुछ रोल पढ़ के ऐसा लगा नहीं कि बॉस ये रोल है, मैं इसमें ऐसा करूंगा कि जनता पागल हो जाएगी। ये मेरा आज तक नहीं लगा कोई भी रोल पढ़ के। और मैंने आज तक किसी रोल को स्पेशली ट्रीट भी नहीं किया। मैं हर रोल को वैसे ही करता हूँ जैसे मैं कोई भी रोल, जब मैं हबीब साहब के साथ कोई नाटक करता था जहाँ पे मैं क्राउड में होता था, और मेरा काम होता था कि स्टेज लेफ्ट से स्टेज राइट जाइए आप सामान उठा के। वो स्टेज लेफ्ट से स्टेज राइट सामान उठाए जाने में ना मेरे पसीने निकल जाते थे, क्योंकि इतना आसान होता नहीं है। आपको स्टेज पे अगर चढ़ा देंगे, बोलेंगे अब जाइए ये सामान लेके जाइए, आप एक रेफ्यूजी हैं और आपके ये कैमरा होगा तो आपका वो क्लोजअप लगा देगा, लेकिन कोई देख नहीं रहा है। लेकिन अंदर की जर्नी जो होती है उसमें आदमी एक्टर बहुत फील करता है कि अच्छा मैं ये हूँ। हालांकि उससे कुछ लेना देना नहीं है, उसमें 27 क्राउड में आप 27वें नंबर पे हैं, लेकिन ऑनेस्टी सिंसियरिटी आप वहां से सीखते हैं कि मैं 27वां क्राउड में हूँ, मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो मैं एक्टिंग भी नहीं करूंगा। ये मेरे गुरु ने बोला कि मैं थप्पड़ मार दूंगा अगर तुम ऐसा। चोरी मत करना कभी, कि आप 27 नंबर है, मतलब छुप के छुपा दे रहे, मेरे को कौन देखेगा यार, छोड़ो ना यार, चले गए आप। तो इनसिंसियर हो जाता है स्टेज के लिए। वो एक स्टेज की गरिमा जो है उसको तोड़ देता है। वो मेरे दिमाग में बात बैठ गई कि नहीं, चाहे वो मेरा एक लाइन हो या 100 लाइन हो, मेरे किसी भी चीज को आसानी या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देने वाला इसमें। मैं करूंगा उसी शिद्दत से। मुझे स्टेज राइट जाना है, चाहे मैं उसमें राजा बना हूँ या रंक हूँ या चौकीदार या पहरेदार, कुछ भी हूँ। उस हिसाब से इस सवाल का जवाब यही है कि मैंने आज तक मुझे कोई भी रोल फुलफिल तो नहीं कर पाया, और आई होप वन डे मुझे लगता है अगर वो जो एक दो रोल होंगे फुलफिल करने वाले, वो मेरे लैंडमार्क रोल्स होंगे जो अभी तक मैंने किया नहीं, जिससे मुझे मेरे मरने के बाद दुनिया मुझे जानेगी। वो अभी वही वाले होंगे जो फुलफिल रोल, जैसे गुरुदत्त की प्यासा थी। और हर एक्टर की या किसी भी आर्टिस्ट के लाइफ में 2 मैक्सिमम 3 ही चीजें होती हैं लाइफ में। आप कर लीजिए 150 फिल्में या आपने 70 फिल्में हिट दी हो, लेकिन आपको जानेंगे 2 कागज के फूल या पास और ज्यादा से ज्यादा साहित्य की गुलाम। उसके बाद आपने 45 फिल्में की होगी, आर्या पार भी की होगी, आपने राज खोसला को मौका भी दिया होगा, राज कपूर 50 करी उन्होंने पूरे जिंदगी है, सारी फिल्में बहुत बड़ी फिल्में, लेकिन वो 2 या 3 फिल्में ही एक आदमी जाना जाता है। या कोई पेंटर हो, वैन गॉग के अगर उन्होंने लाइफ में 65 पेंटिंग्स बनाई है वैन गॉग ने, तो आप सेल्फ पोर्ट्रेट जो उनका है सब वही जानते हैं। तो वो मेरे अभी लाइफ में वो वैन गॉग वाली पेंटिंग आई नहीं है अभी। ओके, अब सवाल थोड़ा सा एक हटके, अभी हम आपके ट्वीट्स देख रहे थे, अमेरिकी चुनाव को लेकर काफी ट्वीट्स आप कर रहे थे, काफी एक्टिव लगे, तो क्या लग रहा है कौन ज्यादा दावेदार है, मजबूत है, क्या क्या सोचते हैं, क्या ख्याल है? देखिए, मुझे पॉलिटिक्स की बात अगर हो रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत मजा आता है मुझे पॉलिटिक्स पढ़ने में, देखने में। जैसे मैं बिहार चुनाव फॉलो कर रहा हूँ, मुझे बड़ा, जैसे राजू सरदेसाई जब हाईवे ऑन द प्लेट लेके घूमते हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ के चीजों को लेके
खाते पीते वो एक चुनाव के ऊपर एक बड़ा करते हैं, रवीश कुमार करते हैं या कोई भी पत्रकार जो है। तो मुझे नॉट टू डू एनीथिंग विद लेफ्ट पॉलिटिक्स या राइट विंग, मुझे उससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे चुनाव या इलेक्शन या पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट क्यों है बाद में हुआ कि जैसे अमेरिका है, अमेरिका इज लाइक द एपी सेंटर ऑफ द होल वर्ल्ड, और अमेरिका इतना पावरफुल है, इतना बड़ा इकोनॉमी है, जहाँ उनके हवा निकल चुकी है, उनके बलून में किसी ने सुराख कर दिया, वो हवा वो ऐसे ऐसे करके अभी हिल रहा है। तो वहां पे बहुत कुछ हो रहा है, मतलब अभी कितना, मतलब आई थिंक हमारे देश से ज्यादा, आई थिंक दुनिया के हर देश में अभी बहुत कुछ चल रहा है। एवरीबडी इज परेशान। एक तो पैंडेमिक में लोगों को घर पे बिठा दिया है, उसमें लोग और परेशान है, उसके ऊपर ये सब चल रहे हैं, एक दूसरे को गाली गलौज और ट्विटर पे भी चलते रहता है। बट आई थिंक अमेरिका में अभी बिडेन डेमोक्रेट हैं और वो रिपब्लिकन है। मैं वैसे तो मैं डेमोक्रेट सपोर्ट करता हूँ, मुझे ऐसा कुछ लेना देना है नहीं अमेरिकन पॉलिटिक्स से, बट ऐसे कुछ ज्यादा बदलेगा नहीं, लेकिन या आई विल स्टिल प्रेफर कि बिडेन जो है वो जीते, और ट्रम्प तो मैं उनको तो नहीं चाहता, मैं ट्रम्प मुझे पसंद नहीं है वो आदमी जी। जाते जाते चंदन, क्योंकि मतलब अमेजिंग कॉन्वर्सेशन हो गई, थोड़ा बंगाली सिनेमा पर वापस आते हैं। बस इतना ही पूछना चाहती हूँ कि क्या फ्यूचर देखते हैं आप बंगाली सिनेमा का भी, एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ बंगाली सिनेमा में एज एन एक्टर? तो आज सुबह मैं इंस्टाग्राम पे एक फोटो डाला था इसी फिल्म का, डायरेक्टर के साथ, वो मुझे कुछ समझा रहे थे, शोक और जो, तो वहाँ पे मैंने लिखा कि मेरे जो सेट पे होता हूँ तो मेरे सवाल बहुत ही दकियानूसी होते हैं और बहुत ही बेसिक और इरिटेटिंग टाइप के सवाल होते हैं, क्योंकि मैं इंटेलेक्ट यूज नहीं करता सेट पे ज्यादा, दिमाग नहीं लगाता कि अच्छा, कई बार होता है ना यार, मैं कहाँ से आया हूँ और मेरी माँ क्या करती थी, मतलब बैक स्टोरी बनाते हुए एक्टर, और मैं क्यों, मतलब वो एक मेथड होता है कि आप ऐसे, मेरा होता है कि बहुत ही सिंपल बेसिक सवाल होता है, सर मुझे ये क्या, ये करना है, वो करना है, तो डायरेक्टर बोलता है ये क्या यार गधे वाले सवाल करते तुम यार, ये सब मत करो। तो मेरा इंटेलेक्ट बहुत कम है, मतलब ये जो मैं पढ़ता हूँ मैं उसका इस्तेमाल अपने लाइफ में दूसरी तरीके से करता हूँ। मैं मतलब किताबी पढ़ाई को अब फिर लाइफ में इस्तेमाल करेंगे तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी लाइफ जीना, मुझे ऐसा लगता है। बंगाली सिनेमा में आप खुद को कहाँ देखते हैं, और एज ओवरऑल आप बंगाली सिनेमा को कहाँ देखते हैं? आई थिंक मैं बंगाली सिनेमा अपने आप को कहाँ देखता हूँ, आई थिंक वो दर्शक ही बता पाएगा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं बंगाल जो है काफी गर्व महसूस करता है। एक बंगाली दर्शक मैंने देखा है ऑनलाइन, या मैं जब कलकत्ता जाता हूँ तो काफी यंग स्टूडेंट्स आते हैं जो कॉलेज में हैं या जो मेरे फैंस हैं, जो सोशल मीडिया पे मुझे नहीं दिखता इतना, मैं मेरे साथ मिलियन फॉलोअर्स नहीं है, लेकिन जब मैं जाता हूँ, जब मैं जमशेदपुर में शूट कर रहा था तो वहां पे काफी लड़के आ गए कॉलेज के, और उन्होंने मेरा सारा काम देख रखा था। तो मुझे लगता है कि वहाँ के लोग, जो बंगाली ऑडियंस है, सिर्फ कलकत्ता में नहीं पूरे विश्व भर में, मैंने अमेरिका में भी देखा है और वहाँ के बंगाली में भी देखा है, कनाडा में, तो जो मेरा काम देखते हैं, जो मुझे जानते हैं, मुझे लगता है वो मुझसे they feel proud of me as a Bengali, as a Bengali actor who's acting in Hindi films and is trying to do something in Hindi films as well as Bengali films. So I am balancing these two balancing acts, juggling the artistry and of Bengali cinema, because Bengali cinema is कॉमर्स तो है ही, लेकिन आर्ट में काफी उनका दखल रहता है। तो वो मुझे लगता है कि मैंने एक इज्जत कमाई है, और वो इज्जत धीरे धीरे और बढ़ रही है, जो बंगला सिनेमा में मेरे को लगता है। थैंक यू सो मच चंदन जी, कि हमने बेहतरीन बातें की, आपके बचपन से लेकर सिनेमा के झुकाव कैसे हुआ, दिल्ली पोएट्री सर्कल में तो कॉमन कनेक्शन भी निकल गया, पोएट्री नहीं थिएटर सर्कल में। हाँ जी। और उसके बाद हमने बंगाली सिनेमा पर भी खूब सारी बातें की। मैं दर्शकों से बताना चाहूंगी कि 21 अक्टूबर को, आप सर नाम ले लीजिए। रक्त रहस्य, आप उसको कह सकती है खून का रहस्य, खून का रक्त रहस्य, पर बंगाली में क्योंकि वो बड़ा ऑथेंटिक लगता है, इसीलिए हाँ, हाँ, बांग्ला में रक्त रहस्य।
रॉक तो रोशियो। तो 21 अक्टूबर को रिलीज हो रही है, चंदन जी उसमें काम कर रहे ये हैं। बहुत बड़ी बात है कि पैंडेमिक में सब कुछ बंद होने के बाद पहली बंगला फिल्म जो है रिलीज हो रही है, तो एक काफी हिस्टोरिकल भी है ये, मतलब कि वो फिल्म रिलीज हो रही है थिएटर में दुर्गा पूजा में। तो शायद अपनी दुर्गा पूजा में बंगाली लोग काफी उत्साहित रहते हैं। तो ये आपके थ्रू ये भी कहना चाहूंगा भैया कि कीप योर फेस कवर्ड, हाथ धोते रहिए, ताकि आप आगे भी और भी फिल्में देख सकें। तो ये सब जो प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं वो लीजिए और फिर सिनेमा हॉल्स में जाइए। 21 अक्टूबर में चंदन जी की ये फिल्म रिलीज हो रही है। बहुत बहुत शुक्रिया चंदन जी, हमसे जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों से जुड़ने के लिए और इतनी अमेजिंग बातें करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।